हेलो अध्यापक देखने वाले सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेलो अध्यापक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लास 7th के ईवीएस की सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की। तो उसमें हमने लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था दोस्तों। आज हम उससे आगे चलेंगे। हम बात कर रहे थे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी रेंज ऑफ टेम्परेचर और मीन डेली टेम्परेचर की। उसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कशन किया था और हमने बात की थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। इसी का चौथा पार्ट जो है दोस्तों वो है विंड, जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और फिर आगे इसमें जो भी है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। विंड विंड यानी हवा का बहना। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ चलती है। जब हम विंड की बात करते हैं तो दो बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक उसकी स्पीड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। जैसा कि अभी आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ सीड्स दिखाई दे रही हैं जो डिस्पर्जल के लिए रेडी हैं। सीड डिस्पर्जल क्या होता है? जब एक सीड ये चाहता है कि वो दूसरी जगह उड़कर जाए और वहाँ पर नए पौधे को जन्म दे, तो दिस इज़ कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। ये कई तरीके से हो सकता है, इनमें से एक तरीका है विंड। विंड जो है अपने साथ हवा जो है अपने साथ इन हल्के-फुल्के बीजों को ले जाकर कहीं दूर जाकर छोड़ देती है, जिससे वहाँ पर नए पौधे उग सकते हैं। अर्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सीड डिस्पर्जल हो। विंड वेदर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसकी डायरेक्शन और स्पीड से वेदर फोरकास्टिंग करने में मदद मिलती है। एयर पायलट्स और सेलर्स को भी विंड की जानकारी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उड़ान भरने या पानी में नाव चलाने में विंड का बहुत असर होता है। फार्मर्स भी ये जानने के लिए कि हवा की डायरेक्शन किस तरफ है देखते हैं, ताकि उनको ये पता लग सके कि बारिश किस तरफ से आ सकती है। अगर हवा की स्पीड ज़्यादा हो तो मिट्टी जल्दी सूख जाती है। अब सवाल है कि हम विंड की डायरेक्शन और स्पीड कैसे मापते हैं। इसमें सबसे पहला है विंड वेन, या इसको कभी-कभी वेदर वेन भी कहा जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक घूमने वाली आर्म होती है, एक तरफ पॉइंटर होता है और दूसरी तरफ टेल होती है। जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो टेल को हवा धकेलती है और पॉइंटर विंड की डायरेक्शन की तरफ घूमता है। ये हल्की हवा पर भी काम करता है, यानी कि ये ब्रीज के दौरान भी काम करता है। तो जैसे कि आप अभी पहली पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर एक टरमैक है जिस पे विंड वेन लगा हुआ है दोस्तों। अब टरमैक क्या होता है? टरमैक जहाँ पर प्लेन्स खड़े होते हैं, इस विंड वेन को विंड सॉक के नाम से जानते हैं। पायलट्स इसे देखकर टेक ऑफ और लैंडिंग के समय विंड की डायरेक्शन समझते हैं। इंडस्ट्रीज में भी ऐसा सॉक इस्तेमाल किया जाता है जहां पर ऐश या गैसेस निकलते हैं। एनीमोमीटर ये विंड की डायरेक्शन और स्पीड मापने का सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें 3 या 4 मेटल के छोटे-छोटे कप्स लगे होते हैं जो एक वर्टिकल शैफ्ट पर घूमते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आप ये रॉड सीधी-सी खड़ी दिख रही है आपको, यही वो शैफ्ट है जिस पर ये घूमते हैं। जैसे ही विंड चलती है, कप्स घूमते हैं, जितनी तेज हवा उतनी तेज रोटेशन। नीचे लगा मीटर ये गिनता है कि एक समय में कितनी बार ये घूमा और उससे विंड की स्पीड निकाली जाती है, जो कि किलोमीटर्स पर आवर यानी कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से इसको निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई है ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं वेदर के आखिरी एलिमेंट की, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है एयर में कितनी वाटर वेपर मौजूद है। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, विंड, प्रेशर और लोकेशन पर भी डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कितना टेम्परेचर है, कितनी हवा है, हवा का दबाव कितना है और कौन सी जगह पर ये हम मेजर कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब हम सीखेंगे कि इसे मापा कैसे जाता है। ग्रेड 6 की साइंस में हमने वाटर के 3 स्टेट्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वही अब यहाँ पर काम आएगा। जब पानी इवेपोरेट होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। यही कारण है कि जब आपको पसीना आ रहा होता है और आप पंखे के नीचे लेटते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि आपके शरीर पर जो पसीना है वो इवेपोरेट होता है और जैसे ही पानी इवेपोरेट होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर हवा में पहले से ज़्यादा पानी यानी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो तो इवेपोरेशन धीमी होती है, जैसे कि बारिश के दिनों में।
क्योंकि उस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए पानी या पसीना धीरे-धीरे सूखता है। ह्यूमिडिटी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रूप में मापा जाता है। अगर हवा में बिल्कुल भी वाटर वेपर ना हो, तो उसे ज़ीरो ह्यूमिडिटी कहा जाएगा। हालाँकि ऐसा नेचुरल कंडीशन में नहीं होता है। और अगर हवा पूरी तरह से वाटर वेपर से सैचुरेटेड है, भरी हुई है, तो उसे 100% ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ड्राई वेदर में ह्यूमिडिटी लगभग 20 से 40% होती है, 20% से लेके 40% तक होती है। और ह्यूमिड वेदर में लगभग 60 से 80% के बीच में होती है। अब सोचो, अगर दिल्ली में ह्यूमिडिटी 52% है और कोच्चि में 84%, तो कपड़े जल्दी कहाँ सूखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी, वहाँ पर इवेपोरेशन फास्ट होगी और कपड़े जल्दी सूखेंगे। इसलिए कपड़े दिल्ली में जल्दी सूखेंगे। और अगर दोनों जगह टेम्परेचर सेम है, तो पसीना ज़्यादा कहाँ आएगा? जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, पसीना वहाँ आएगा। इसलिए दिल्ली के मुकाबले कोच्चि के लोगों को पसीना ज़्यादा आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट की जिससे हम ह्यूमिडिटी को मापते हैं, हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को मापने का इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर। इसके भी कई टाइप्स होते हैं जो अलग-अलग प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग में। म्यूजियम में भी ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करते हैं ताकि वहां पर जो पुरानी चीजें, पुराने पुतले, एग्जिबिट्स रखे हैं, वो खराब ना हो और ड्राई एनवायरनमेंट बना रहे। वेदर स्टेशंस, जैसा कि आपने देखा, वेदर को मेजर करने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। एक वेदर स्टेशन इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक जगह लाकर वेदर को मापने और रिकॉर्ड करने का काम आसान बना देता है। हर कुछ समय पर रीडिंग ली जाती है, जिससे वेदर को मैप और फोरकास्ट किया जा सकता है। एन ऑटोमेटेड वेदर, AWS एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग सेंसर से वेदर का डाटा कलेक्ट करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड, डायरेक्शंस, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे स्टेशन का इस्तेमाल कई फील्ड्स में होता है, जैसे एग्रीकल्चर, एविएशन। एविएशन मीन्स जो हम जहाज उड़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड एविएशन। नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग वगैरह। ये बिना इंसानी मदद के एक्यूरेट और टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड होता है। यहाँ पर इंसान रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इनको हम ऐसी जगहों पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर इंसान का रहना थोड़ा सा मुश्किल है। 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिक्किम की एक ग्लेशियल लेक का मतलब हो गया एक लेक जो ग्लेशियर में है, मौजूद है, 4H00 4,800 मीटर की ऊंचाई पर एक AWS यानी कि ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन लगाया। ये सिस्टम वहां के आने वाले वेदर कंडीशन की अर्ली वार्निंग देता है और इंसान कहीं दूर बैठा ये पता कर सकता है कि आने वाले टाइम में वहाँ का वेदर कैसा होगा, और अगर वहाँ मौसम बिगड़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाकी की स्टेट्स और बाकी की जगह पर कैसा होगा। प्रेडिक्टिंग वेदर, मेटेरोलॉजिस्ट बहुत लंबे समय तक वेदर डाटा कलेक्ट करते हैं। वे साइंटिफिक तरीकों से इन डाटा को स्टडी करते हैं और वेदर की प्रेडिक्शन करते हैं। आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज के कारण ड्रॉट, फ्लड्स, साइक्लोन जैसी एक्सट्रीम वेदर ज़्यादा होने लगे हैं, तो एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सोचिए, अगर हमें पहले से पता चल जाए कि कहाँ ड्रॉट आने वाला है या फ्लड आने वाला है या साइक्लोन आने वाला है, तो हम कितनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं और कितना नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें हम पहले से तैयार रह सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स भी रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकती हैं और डिजास्टर आने से पहले तैयारी कर सकती है। जैसा कि आप इंडिया के इस मैप पर इस वक्त देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई अलग अलग रंगों से समझाने की कोशिश की है कि इस वक्त इंडिया के कौन से हिस्से में कैसा वेदर होने का अनुमान है। ये जो पिक्चर है ये 19 मई 2024 का जो वेदर वार्निंग है, वो है इंडिया का। तो आप देख सकती है ग्रीन कलर का मतलब है कि कोई किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं है। येलो या मस्टर्ड कलर जो है उससे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, वॉच करते रहना है। ऑरेंज जो है वो अलर्ट है, आपको तैयार रहना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और रेड कलर सा है वार्निंग सिस्टम। तो आप देखिए, उस वक्त आपको
कुछ 3, 4, 5 स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान हो गया, हिमाचल तो नहीं है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर आपको वार्निंग दे रखी है किसी न किसी चीज़ की। तो या तो यहाँ पर कोई साइक्लोन आएगा या यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होगी या यहाँ पर साउथ में सुनामी आ सकती है और नॉर्थ में बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। इट कैन डिपेंड एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको कई जगह पर हेवी रेन, वेरी हेवी रेन, एक्सट्रीमली हेवी रेन और इस तरीके से आपको यहाँ पर अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग सिंबल बताकर ये दर्शाया गया है कि कहाँ पर हैवी रेन है और कहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अगर समुद्र में स्टॉर्मी वेदर आने वाला हो, तो फिशरमैन को बोट ले जाने से रोका जा सकता है। ये एक फ़ायदा है एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन का। अगर साइक्लोन आने की संभावना हो, तो कोस्टल एरिया को इवैक्यूएट किया जा सकता है, खाली कराया जा सकता है, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो इसी गुड नोट के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम और ज़्यादा एडवांस बनेंगे और किसी भी तरह के मिसहैपनिंग को रोकने के लिए हम तैयार रहेंगे। हमारी सरकार, हमारे साइंटिस्ट बहुत ज़ोरदार काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे देश में कोई भी किसी भी तरह की आपदा नहीं आएगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।